बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर। लेकिन रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने से पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में मालूमात ले लेते हैं। हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर एक टर्म बनी है। फोटो का मतलब होता है आपके पास लाइट, और सिंथेसिस किसी चीज़ की प्रोडक्शन या फॉर्मेशन है। तो ये एक ऐसा अमल है जो कि हमें ऑटोट्रॉफिक जानदारों में होते हुए यहाँ देखने को मिलता है, और उनके अंदर ये ग्लूकोज या खुराक को बनाने का एक वाहिद अमल है। इसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। किसके अंदर? क्लोरोफिल में, जहाँ पे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में, और सेकेंडली उस दौरानिए में इसको कन्वर्ट किया जाता है देन आपके पास ग्लूकोज में, और बदले में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और वाटर रिलीज होता है। तो अगर हम इसके एक सिंपल सी जनरल इक्वेशन की तरफ आए तो हमारे पास ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बेसिकली हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो कि लाइट एनर्जी और प्लस क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में रिडक्शन यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाती है, और वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, और प्लस वाटर भी हमारे पास ऐसे बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रही होती है। अब वो कहता है कि जो हमारे पास अगर रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो दैट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, यानी ये एक इतना सिंपल सा प्रोसेस नहीं है जिस तरह कि हमने एक जनरल इक्वेशन में इसको बताया। इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स मौजूद हैं। वो मल्टीपल स्टेप्स कौन कौन से हैं? देयर आर टू स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। वन इज द लाइट रिएक्शन, या इसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज द डार्क रिएक्शन जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। यानी एक में उसको लाइट की जरूरत है और एक में उसको लाइट की जरूरत नहीं है। अब लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट चीज, लाइट रिएक्शन में एनर्जी कन्वर्जन फेज ये कहलाता है। यानी जो सोलर एनर्जी आ रही है कम फ्रॉम द सन, उसको क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करता है और हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, जो कि हमारे पास हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं, और इसी एनर्जी को बाद में दूसरे रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में हो रहा होता है। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये काम होगा, जब ये हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच प्रोडक्ट आ जाएगी तो देन इट शिफ्ट्स टू द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है कि उस एनर्जी को इस्तेमाल करके कार्बन फिक्सेशन प्लस रिडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर में हेल्प की जाएगी। तो इस तरह जो है ये दो रिएक्शंस की बेस पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और सेकेंडली यहाँ पे एक और चीज जो है वो डार्क रिएक्शन हमेशा स्ट्रोमा में होता है। अब कई लोगों की कंफ्यूजन है कि डार्क रिएक्शन से मुराद ये है कि शायद ये अंधेरे में या रात के वक्त होगा। तो ये जरूरी नहीं है, ये सुबह के वक्त भी हो रहा होगा, बट हम कहते हैं कि इसके अंदर डायरेक्टली जो लाइट का अमल दखल जो है वो जरूरी नहीं है। लाइट है या नहीं है वो इसके किसी भी किस्म के प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इस बुनियाद पर इसे हम डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। अदरवाइज ये इससे मुराद ये नहीं है कि ये रात के टाइम होगा, ये मॉर्निंग में ही जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है और उससे आने वाली एटीपी एनएडीपीएच उसको मिल रही है, तो देन वो सिंपली डार्क रिएक्शन को प्रोसीड कर देगा। तो ये हमारे पास दो बेसिक स्टेप्स होंगे फोटोसिंथेसिस के, जिसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होंगे। इस वीडियो में हमने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है वो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड करनी है, और हमने जानना है कि बेसिक लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब मेरे पास जो है हेडिंग वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन है जनरली, जो मैंने ऊपर आपको बताया। अब इसको हम थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं। हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए जो कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वो पिगमेंट्स हैं जिन्होंने उस लाइट को एब्जॉर्ब करना है। तो हमारे पास क्या है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अब जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो नॉर्मली तीन किस्म के होते हैं, इसके अलावा भी मौजूद होते हैं, बट ज़्यादा जो मेजॉरिटी हम यहाँ पे कोट करते हैं वो हमारे पास क्लोरोफिल ए है जो कि एक मेजर पिगमेंट है। बाकी एक्सेसरी में आ जाते हैं, उसमें क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स हैं जो कि क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं।
जो मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो क्लोरोफिल ए में ही एब्जॉर्ब या वहीं से ही फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को प्रोसीड किया जाता है, बट बी और कैरोटीनॉइड्स उसके लिए एक स्पॉटिव रोल प्ले करते हैं, ये उन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे जो कि ए नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर काम करेंगे। तो दे प्लेज रोल इन कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू एटीपी प्लस NADPH, यानी ये हमारे पास सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा एटीपी या NADPH में। अब इसके लिए जो बेसिक प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है दैट इज कीमियोस्मोसिस। ठीक है, कीमियोस्मोसिस एक कपलिंग रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन आयन के ग्रेडियंट के थ्रू एटीपी सिंथेज एंजाइम से गुजारा जाता है थ्रू द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और उसको इस्तेमाल करते हुए हम एटीपी प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अब आगे हम जो मूव करते हैं, हमारे पास क्या है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात हो रही थी। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कोई एक नहीं था, मैंने कहा क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है और कैरोटीनॉइड्स भी हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एक जगह पे क्लस्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज होती है वो है हमारे पास फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम क्या है? दैट आर द क्लस्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो ये हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं जहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इकट्ठे मौजूद हैं। अब फोटोसिस्टम में दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स है और एक रिएक्शन सेंटर है। अगेन क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स ज्यादातर एंटीना कॉम्प्लेक्स में मौजूद होते हैं। ये लाइट गैदरिंग पोर्शन होता है फोटोसिस्टम का, जिसका काम मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके आगे ट्रैवल करवाना है, मूव करवाना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी टुवर्ड्स अ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर अगेन पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम है, बट इसको हम अलग से रिएक्शन सेंटर क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि इसके नजदीक एक आपके पास प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होता है जिसने इलेक्ट्रॉन को कैरी करना है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारना है, जिसके थ्रू हमारे पास एटीपी या NADPH प्रोड्यूस होगा। तो वो कहते हैं कि रिएक्शन सेंटर इस वजह से अलग है और इसमें ज्यादातर मोर देन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए मौजूद होते हैं, और ये नियर टू प्राइमरी एक्सेप्टर, यानी वो एक ऐसा एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके देन आगे ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोसीड करवाया जाना है। अब फोटोसिस्टम जो है वो हमारे पास दो किस्म के हैं, एक कहलाता है फोटोसिस्टम 1 और एक कहलाता है फोटोसिस्टम 2। 1 और 2 जो है इनको नाम इस बेस पर दिए गए थे कि डिस्कवरी किसकी पहले ही, तो जो पहले डिस्कवर हुआ वो फोटोसिस्टम 1 कहलाया यानी PS1, और वो जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब लाइट करेगा वेवलेंथ की वो 700 नैनोमीटर है। और सेकेंडली PS2 यानी फोटोसिस्टम 2 जो है वो हमारे पास 680 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करेगा। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे जो असल प्रोडक्ट हमें चाहिए वो है एटीपी, जिसको हम बाद में जाके डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज कर सकें और उससे क्या है कि कार्बन फिक्सेशन और सिंथेसिस ऑफ शुगर में हमें हेल्प मिले। तो हमारे पास उस अमल को जिसमें हम एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन टर्म जहां पे भी यूज हो इट मींस सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी एटीपी का बनने का अमल है। अब एटीपी को बनाने के दो तरीकेकार मौजूद होते हैं प्लांट के अंदर। एक जो रास्ता है दैट इज नॉन साइक्लिक वे। नॉन साइक्लिक वे कौन सा है कि सिंपली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है और देन एंड जहां पे फिनिश हो जाना है उसने। लेकिन साइक्लिक पार्ट वो है जिसने उसने इर्द गिर्द एक ही कह लें कि घेरे में घूमते रहना है। वो क्यों घूमेगा और उसके पीछे क्या रीजन होती है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास नॉन साइक्लिक है जो कि नॉर्मली प्लांट जिसको फॉलो करेगा। और इसको हम जनरली जब ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए हम टर्म जी स्कीम की भी यूज करते हैं। जी स्कीम इस वजह से यूज की जाती है क्योंकि अगर हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखें, जो फ्लो डायग्राम है वो जी शेप में बनती है, तो इसे हम जी स्कीम भी कहते हैं। अब सिंपल क्या प्रोसेस हो रहा है, ये मेरे पास एक मैंने साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस यहाँ पे बनाया। हमारे पास दोनों फोटोसिस्टम अपनी अपनी जगह रोल प्ले करेंगे। अब हो क्या रहा है, जरा ध्यान देने वाली चीज है कि हमारे पास सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 है, लाइट एनर्जी आ रही है, कम्स फ्रॉम द सन। अब वो आके सबसे पहले यहाँ पे टकराएगी किसके पास, सिंपली जो मैंने बात की थी एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स से होता हुआ ये इकट्ठा हो जाएगा रिएक्शन सेंटर के पास। अब रिएक्शन सेंटर से जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक होल आ जाएगा, यानी वहां पे अब उसे दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर, जिसकी मैंने पीछे भी बात की कि ये एक प्रोटीनस मॉलिक्यूल है जिसका नाम होता है फेओफाइटिन। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा
और देन उसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारेगा जो कि हमें एटीपी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। अब जब दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं तो इस दौरानिये में एक अमल यहां पे हो रहा है। आपको याद होगा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। अब वाटर यहां पे क्या हो रहा है, वो कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स जब निकले यहां पे जो होल आएगा उसको फिल करने के लिए यहां पे एक अमल होगा, उसे हम नाम देंगे फोटोलाइसिस। हमारे पास यहां पे एक अमल होगा फोटोलाइसिस, यानी लाइट की मौजूदगी में किसी चीज की ब्रेकडाउन होना। तो यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा उसमें से जो दो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे वो इस होल को फिल कर देंगे, और सेकेंडली उसमें से दो हाइड्रोजन आयंस निकल जाएंगे जो कि अगेन कीमिया ऑस्मोसिस के थ्रू हमें एटीपी जनरेट करने में मदद करेंगे थ्रू मेंटेनिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और सेकेंडली हमारे पास हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा जो कि बाद में ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स टूटने पर एक कंप्लीट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनकर इवॉल्व हो जाएगा, जिसको हम देखते हैं या हम सुनते हैं कि सुबह के टाइम जो है वो प्लांट्स ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो ऑक्सीजन इसी तरह इवॉल्व होती है बाय फोटोलाइसिस। अब ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, दो इलेक्ट्रॉन्स ने इस होल को फिल कर दिया, हाइड्रोजन आयन अगेन उस कीमियोस्मोटिक जो हमारे पास एक्टिविटी है उसमें रोल प्ले करेंगे और एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल किए, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट, क्योंकि इन पे लाइट एनर्जी पड़ी, अब लाइट एनर्जी से वो क्या हो गए एक्साइट, लेकिन हमने इस एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में मिल रही है इसको कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में दो चीजें हमें चाहिए जो कि हमने बनानी है, एक एटीपी और दूसरी हमारे पास है NADPH। अब ये किस तरह बनेगी, वो कहता है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे वो प्राइमरी एक्सेप्टर पर आ गए, प्राइमरी एक्सेप्टर से देन वो इस अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये एक सिंपली कुछ मॉलिक्यूल्स का मजमुआ है जो कि कैरी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अब उसमें सबसे पहला जो प्रोटीनस मॉलिक्यूल है दैट इज नोन टू बी द प्लास्टोक्यूनोन, जो कि उस इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, देन वो पहुंचेगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जब पहुंचता है तो वो कहता है कि यहां पे ड्यू टू एनर्जी फ्लो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ये हमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से एक एनर्जी मिलेगी जिसे हम कीमियोस्मोटिक एक्टिविटी में यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, जिसके तहत हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट जो है वो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और स्पेसिफिकली यहां पे जो एंजाइम काम कर रहा होगा उसे हम नाम देंगे एटीपी सिंथेज एंजाइम, जो कि एटीपी सिंथेसिस में हमारी मदद करेगा। तो एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है वो सिंपली एटीपी को उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से मिलने वाली एनर्जी से इसको एक्टिव करेगा एंजाइम को, और उससे क्या हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होगी। अब देन इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह एक्साइट हुए थे फिर वापस वो उनकी एनर्जी लो होना शुरू हो जाती है। तो एनर्जी जब नीचे आने लगेगी तो वो फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसायनिन एक हमारे पास प्रोटीन है उसके पास जाएगी, और देन अब ये पहुंचेगी किसके पास, फोटोसिस्टम 1 के पास। अब ये फोटोसिस्टम 1 में ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करेंगे वो जरा देखते हैं। हमारे पास अगेन यहाँ पे भी लाइट एनर्जी पड़ रही है जो कि अगेन इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में से दो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ पे होल जो बन गया है, अब उस होल को फिल करने के लिए जो पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस होल को फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे फोटोलाइसिस नहीं होगी। अब जब ये फिल कर देंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएंगे, और ये प्राइमरी एक्सेप्टर अगेन फेयोफाइटिन है, प्रोटीन है, और उसको अगेन ये एक ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारा जाएगा जिसमें फेरिडॉक्सिन अब रोल प्ले करेगा। फेरिडॉक्सिन इज कनेक्टेड विद द NADP रिडक्टेज एंजाइम। वो इस रिडक्टेज एंजाइम को जाके स्टिमुलेट करेगा ताकि वो जो हाइड्रोजन आयंस हमें मिले थे वो NADP के साथ रिएक्ट करके क्या बना सके, NADPH। और NADPH भी हमारे पास एक ऐसा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल या कंपाउंड है जिससे हम एट अ टाइम 3 ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे पास इस तरह नॉन साइक्लिक वे में फॉर्म होते हैं। बट समटाइम्स जो है देखा ये गया है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान नॉन साइक्लिक से वो साइक्लिक पर शिफ्ट हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होती है कि जो एटीपी हमें रिक्वायर्ड है वो कम बनती है। नॉर्मली होता नहीं है ऐसा, बट समटाइम्स देखा ये गया है कि वो कम बनती है। तो उस दौरानिये में ये प्राइमरी एक्सेप्टर जो है ये फेरिडॉक्सिन के थ्रू NADP रिडक्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भेजने की बजाय उल्टा ये दोबारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ इसका रुख मोड़ देता है। अब उससे क्या होता है कि साइक्लिक वे में जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से, वो इस होल को फिल कर रहे हैं, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं लाइट की वजह से,
वो प्राइमरी एक्सेप्टर पकड़ के फेरिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन से अगेन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास भेजेगा ताकि हमारे पास एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो सके। तो ये अमल तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है एटीपी की यानी प्लांट की वो पूरी नहीं हो जाती। तो हमारे पास इस तरह जो है यहाँ पे इतने हिस्से में मैं कहूँगा लाइक इसको हम कट कर देते हैं, क्यूनोन को ऐड नहीं करते। तो मेरे पास जो है इतना हिस्सा ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में अपना किरदार अदा करेगा कुछ इस तरह। तो ये हमारे पास ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में अपना किरदार अदा करेगा और ये तब तक होगा जब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी एटीपी की। तो देन ये अगेन शिफ्ट हो जाएगा नॉन साइक्लिक की तरफ और दोबारा से जो है हमारे पास ये NADPH वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जो कि अगेन डार्क रिएक्शन में दोनों चीजें हमें हेल्प करेंगी फॉर द कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था रिलेटेड, हमने आज रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले हमने जनरली फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना, सेकेंडली हमने उसकी इक्वेशन को देखा, जनरल इक्वेशन को, फिर हमने बात की कि रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है, फिर हमने जनरली लाइट और डार्क रिएक्शन के दरमियान फ़र्क देखा, लाइट रिएक्शन को डिटेल डिस्कस किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डार्क रिएक्शन को डिटेल डिस्कस करेंगे और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को वाइंड अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।